नमस्कार साथियों। आज हमने बात किया है डिफरेंट सिस्टम के क्लासिफिकेशन के बारे में। कितने वर्ड में क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिजम्स को कैसे बांटा गया है, कितने हिस्सों में बांटा गया है, इनके बारे में बात किया है। कल की क्लास में हम बात करेंगे प्लांट के क्लासिफिकेशन के बारे में। आज बात किया गया वर्ड में जितने ऑर्गेनिज्म है उनको कितने हिस्सों में बांटा गया है, इनके बारे में चर्चा। जैसे हमने बात किया डोमेन सिस्टम के बारे में, फाइव किंगडम सिस्टम के बारे में, फोर किंगडम सिस्टम के बारे में, फिर बात किया हमने टू किंगडम और थ्री किंगडम सिस्टम के बारे में। कल चर्चा जब हमारी शुरुआत होगी प्लांट के क्लासिफिकेशन के बारे में, वहां पे हम चर्चा करेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। और उनपे मानने वाले जितने वैज्ञानिक थे उन्होंने जो जो दिए, जो महत्वपूर्ण था, वह सब इसमें हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह लेक्चर सीरीज समझ में आ रही होगी। प्लीज सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। Is very important topic which is plant taxonomy। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही मजेदार है। इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक में। कैसे, आइए देखते हैं। शुरुआत करते हैं प्लांट टैक्सोनॉमी उसके नाम से। आप लोगों को पता होगा, ये दिखाई दे रहा है प्लांट टैक्सोनॉमी। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी एक्चुअली दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, टैक्सोस और नोमस। टैक्सोस और नोमस मतलब, टैक्सोस का मतलब होता है अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ साइंस। क्या मतलब होता है? देखिए, टैक्सोनॉमी मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, व्हिच मींस, इसके बाद दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक होता है टैक्सोस, एक होता है नोमस। जब टैक्सोस की बात करेंगे, टैक्सोस का मतलब होता है अरेंजमेंट। टैक्सोस का मतलब होता है अरेंजमेंट। नोमस का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड रूल्स ऑफ नेमिंग या एक्सेप्टेड रूल ऑफ साइंस, लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ साइंस। ठीक है। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ साइंस, अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ साइंस। होपफुली बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा होगा, वॉइस क्लियर सुनाई दे रही होगी आप सबको। ठीक है, ठीक है विपिन जी। अब शुरुआत करते हैं। भाई मीनिंग तो पता चल गई, आखिर है क्या, डेफिनेशन क्या है? इससे क्वेश्चन पूछा है, इसकी डेफिनेशन से प्रॉपर क्वेश्चन पूछा है। टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स बेसिकली थ्री वर्ड्स। अगर आपको डिफाइन करना है टैक्सोनॉमी को, तो वो तीन मैजिकल वर्ड्स, वो आई लव यू वाले नहीं जी, वो तीन मैजिकल वर्ड्स जरूर इंक्लूड करने पड़ेंगे उनके टॉपिक में, उनकी टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन में। क्या है वो? टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी is the branch of science that deals with the deals with the, अब वो तीन मैजिकल वर्ड्स आने वाले हैं। कौन कौन से? नॉमेनक्लेचर, सॉरी यहां पे आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन देन नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। अगर यह तीन मैजिकल वर्ड्स नहीं बोला गया तो इसका मतलब है कि मजा नहीं आया, डेफिनेशन इनकम्प्लीट रह गई, डेफिनेशन इनकम्प्लीट रह गई। फिर से सुनिए, क्या किसे कहेंगे? ओवैस कैसे हैं आप? Taxonomy is the branch of science that deals with the study of identification, nomenclature and classification। यह सर्वमान्य डेफिनेशन है, इसको याद कर लीजिए, एज इट इज याद कर लीजिएगा। वह तीन मैजिकल वर्ड्स कौन से हैं? तो नए बच्चे रहते तो कुछ और सोचने लगते, आप लोग क्या सोचेंगे? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। हम लोग को बॉटनी, हम लोग को बॉटनी से मतलब है, जूलॉजी में कहां हम लोग जाएंगे, है कि नहीं? आइए अब ये डेफिनेशन याद कर लीजिए। क्वेश्चन इससे कई बार पूछा जा चुका है। क्या पूछा है? टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स, पूछा है क्वेश्चन, टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स। टैक्सोनॉमी क्या इंक्लूड करेगा भाई? टैक्सोनॉमी इंक्लूड करेगा आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। ठीक है, टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, साथ साथ बोल लीजिए, आइडेंटिफिकेशन,
क्लासिफिकेशन, ये तीन चीजें होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। आइए इसके बाद बात करते हैं कि जो टर्म दिया था, टर्म टैक्सोनॉमी इज गिवन बाय, टर्म टैक्सोनॉमी is given by APD Candolle, Augustine, APD Candolle, Augustine P Candolle, Augustine P Candolle, APD Candolle आप लोग याद करें, APD छोटा रहता है बच्चों, और कैंडोले, कैंडोले, ठीक है। एपीडी कैंडोले साहब ने यह टर्म दिया था, एपीडी कैंडोले साहब ने यह टर्म दिया था, और अपनी एक बुक में दिया था इन्होंने, उसका नाम था, बुक में पब्लिश किया था, इन बुक एलिमेंट्री थियरी ऑफ बॉटनी, इनकी बुक का नाम था एलिमेंट्री थियरी ऑफ बॉटनी, एलिमेंट्री थियरी ऑफ बॉटनी, ठीक है। एक बुक में दिया था जिसका नाम था एलिमेंट्री थियरी ऑफ बॉटनी। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रहा? चलिए, एलिमेंट्री थियरी ऑफ बॉटनी। अब आगे की चर्चा करेंगे कि भाई सर आखिर क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, क्या नॉमेनक्लेचर है, और क्या क्लासिफिकेशन कहते हैं। बेसिकली यही तो है, यही तो है क्लासिफिकेशन। आइए देखते हैं, जैसे मान लो क्लासिफिक आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या होगा, जब हम किसी फॉरेस्ट में जाते हैं, एक्चुअली हम लोग जो लोग टैक्सोनॉमी में काम करते हैं उनको जाना पड़ता है फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट में क्यों जाना पड़ता है? फॉरेस्ट में इसलिए जाना पड़ता है स्टूडेंट, वहां जाएंगे, वो सैंपल्स को कलेक्ट करेंगे। मान लो आप प्लांट टैक्सोनॉमी, तो आप प्लांट के सैंपल को कलेक्ट करोगे। प्लांट आइडेंटिफिकेशन में क्या हो, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन में क्या करेंगे आप? देखिए, आइडेंटिफिकेशन में इट इंक्लूड्स पहले तो कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन करने जाएंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो ट्रिप बनाएंगे, ट्रिप बनाएंगे, फिर कलेक्शन करेंगे, कलेक्शन करेंगे। प्रॉपर कलेक्शन करने के बाद उनको क्या करेंगे? लिस्टिंग करेंगे, लिस्टिंग होगी, लिस्टिंग होगी, फिर सैंपल प्रिपेयर करेंगे, सैंपल प्रिपरेशन। कैसा सैंपल प्रिपेयर करेंगे? एक्चुअली स्टूडेंट्स पैकेट लेके जाते हैं वहां पर, जैसे आप जंगल गए, बहुत सारी चीजों को पॉलिथीन बैग में पैक किया, चिट बैग डालते गए, अपनी डायरी में नोट किया कि एक नंबर पे हमने क्या डाला है, बैग नंबर, उसी एक नंबर को उसमें डाला, लिफाफे पे डाला या प्लास्टिक के बैग पे एक नंबर डाला, उसमें वो पत्तियां डाल दी। सपोज 10 प्लांट लिया है, 10 में 10 नंबर डाले हुए हैं। अब उनको अपने डायरी में भी आपने नोट किया हुआ है कि 10 एक नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है। आपको प्लांट का नाम नहीं पता था उस दौरान, उस दौरान आपने अपनी डायरी में नोट कर लिया, सर्वे डायरी बोलते हैं, सर्वे डायरी में नोट कर लिया, एक नंबर पे कोई टेढ़ा टेढ़ा प्लांट था, उसको लेकर के आए। अब आप जब कलेक्ट करके लाए तो लिखने को क्या किया? लिस्टिंग की, सैंपल को क्या किया? कैरी करके ले आए। फिर इसके बाद प्लांट प्रेस में डाल के, प्लांट प्रेस में डाल के उसे सीधा किया जाता है, प्लांट प्रेस, प्लांट प्रेस से उसे सीधा किया जाता है। हाँ जी, प्लांट प्रेस में रख करके सीधा भी किया जाता है और सुखाया भी जाता है। बेसिकली अखबारों में, हम लोग तो अखबार में करते हैं, जो बहुत अच्छा करना होगा तो आपको इसमें एब्जॉर्बेंट पेपर्स आते हैं, उसके अंदर दबा करके और ना स्क्रू टाइट कर देते हैं। ठीक है, पीढ़ा देखें, लकड़ी का पीढ़ा होता है, दो पीढ़े को ऐसे रख करके इसमें खांचे ऐसे लगे थे, स्क्रू ड्राइवर स्क्रू लगे थे, उसके ऊपर से नट बोल्ट से टाइट करते हैं। वेरी सिंपल प्रोसेस, वेरी सिंपल प्रोसेस। ठीक, एक सेकंड।
तो ये प्रोसेस बेसिकली ड्राई हो गया, बेसिकली सैंपल आपका ड्राई हो चुका है। अब ड्राई हो गया तो फिर उसके बाद से सैंपलिंग की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, फिर आइडेंटिफिकेशन के बाद से क्या होगा, नॉमेनक्लेचर की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, नॉमेनक्लेचर की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो आइडेंटिफिकेशन मोर अबाउट यही है, ठीक है। अब बात करेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में, बड़ा शानदार टर्म है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नॉमेनक्लेचर क्या चीज, नॉमेनक्लेचर स्टूडेंट्स, nomenclature include many things, nomenclature include many things। जैसे भाई अगर आप nomenclature के बारे में बात करेंगे तो नाम कैसे लिखेंगे, किसी से नाम कैसे देंगे, नाम देने की प्रक्रिया अलग अलग है। क्या है, बेसिकली नेम गिविंग, नेम गिविंग, ठीक है। nomenclature मतलब नेम गिविंग। किसने सबसे पहले दिया था, जो इसमें कई nomenclature कई पद्धतियां हैं, जैसे बायनॉमियल, बायनॉमियल, बायनॉमियल nomenclature। इसमें जो पहला है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, इसमें क्या हुआ, इसमें बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में जीनस और स्पीशीज के नेम को जोड़ दिया जाता है, जीनस और स्पीशीज के नेम को जोड़ दिया जाता है। इट इंक्लूड्स जीनस, ऐसे करना, जीनस का कैपिटल होता है, ठीक है, पहला जीनस प्लस स्पीशीज। फॉर एग्जांपल रोजा इंडिका, रोजा इंडिका। आप लोग बता सकते हैं किसका बोटेनिकल नाम है, रोज का ये बोटेनिकल नाम है, रोज का ये बोटेनिकल नाम है। तो रोजा क्या है, रोजा है जीनस, और इंडिका क्या है, स्पीशीज। इंडिका क्या है, स्पीशीज, ये है जीनस और ये है। इसी तरह से इसको किसने दिया था, इसको किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने, कैरोलस लिनियस ने। बायनॉमियल क्या है, ये बायनॉमियल नाम है। कैरोलस लिनियस। इनका नाम भी देख करके लगता है कि कहीं ये बायनॉमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग अपना नाम भी तो नहीं लिखा है इन्होंने, कैरोलस लिनियस। कई बार लोग एल स्मॉल से लिख देते हैं, कई बार लोग एल स्मॉल से लिख देते हैं। विपन, सीमा, नवन्या, ओवैस, समझ में आ रहा है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं हुई, आ रहा है, चल। इनकी किताब का नाम था सिस्टेमा नेचुरी और स्पीसीज प्लांटेरियम। अच्छा, कब दिया था इन्होंने, यह दिया था 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में। ये क्यों बता रहा हूं मैं, इसको नोट जरूर करिएगा, और इसको मैं अंडरलाइन भी करूंगा, क्यों बताते हैं। एक जगह डाउट आएगा जिंदगी में, जब हम लोग पढ़ते जाएंगे तो एक जगह टॉपिक्स के बीच में एक डाउट आएगा, जो इसी 18वीं सदी से हम लोग दूर करेंगे। आज नोट कर लीजिए, binomial nomenclature is given by Carolus Linnaeus during 18th century, during 18th century। दो किताबें इन्होंने लिखी हैं, एक लिखा है सिस्टेमा नेचुरी, इनकी जो दो बुक्स हैं उनके नाम लिख लो, क्या क्या है वही बताओ, कोई बता रहा था, वेरी गुड, सिस्टेमा नेचुरी और स्पीसीज प्लांटेरा। कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए यहाँ भी स्टार लगा लो, यहाँ भी स्टार लगा लो। बायनॉमियल थ्योरम किसने दिया, ये भी पूछा जा चुका है। हमारे यहाँ स्टार का मतलब इंपॉर्टेंट तो होता ही है, इसका मतलब यह भी होता है कि क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया। बेसिकली स्टार का मतलब हमारे लिए क्या है, क्वेश्चन पूछा गया। अब शुरुआत करते हैं ट्राइनॉमियल क्लासिफिकेशन की। बेसिकली ट्राइनॉमियल क्लासिफिकेशन भी जैसी जैसी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, अगला जो है एक के बाद दो आएगा। देखो क्या हुआ, ट्राइनॉमियल क्लासिफिकेशन ना करके नॉमेनक्लेचर करो।
नॉमन। पहले मुद्दे की बात कि सर बढ़िया तो चल रहा था बायनॉमियल, आज भी बहुत चलता है बायनॉमियल, अचानक क्या दिक्कत आ गई, क्यों ट्राइनॉमियल शुरू कर दिया, क्या उनको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ गई? तो ऐसा कुछ नहीं था। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि स्पीसीज के अंदर भी बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिल गई, स्पीसीज के अंदर भी सब स्पीसीज देखने को मिल गई, डाइवर्सिटी देखने को मिली। सॉरी डियर डियर ओएस। जी हाँ, जैसे जैसे साइंस डेवलप होता गया, लोगों की खोज बढ़ती गई, रिसर्चेस बढ़ते गए, तो साइंस के अंदर भी स्पीशीज के अंदर भी सब स्पीशीज मिलती गई। अब उसको कैसे डिसाइड करेंगे? उसको डिसाइड करने के लिए आया ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। दिस इज आल्सो गिवन बाय कैरोलस लीनियस, दिस इज आल्सो गिवन बाय कैरोलस लीनियस। अब सुनो, लेकिन केवल इकलौता कैरोलस लीनियस को क्यों कह दिया मैंने? शुरुआत तो किया था ट्राइनॉमियल क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर का कैरोलस लीनियस साहब ने, ठीक, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे वैज्ञानिकों का कंट्रीब्यूशन है। फिर भी अगर एक्सट्रीम केस में पूछे ही देता है कि हु गिव ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, आप लगा देंगे सीधे सीधे टिक कैरोलस लीनियस पे, कैरोलस लीनियस पे, ठीक है। गिवन बाय, गिवन ना करके आप किसी प्रपोज लिखो, प्रपोज या फर्स्ट प्रपोज बाय, ठीक है ना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि चीजें क्लियर रहे जिन लोगों को पता हो। फर्स्ट प्रपोज बाय कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस साहब ने पहली बार से प्रपोज किया था। अच्छा, विद्यार्थियों, इन्होंने क्या किया? इट इंक्लूड्स जीनस स्पीसीज और सब स्पीसीज नेम, इट इंक्लूड्स जीनस स्पीसीज और सब स्पीसीज नेम। इट इंक्लूड्स माने क्या? ट्राइनॉमियल क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स, नोमेनक्लेचर इंक्लूड्स जीनस, ऐसे लिखना, इट इंक्लूड्स जीनस प्लस स्पीसीज प्लस सब स्पीसीज, ठीक है। नाम ओएस सीमा विपन। अब जरा एक उदाहरण देखो, होमो सेपियंस, सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है, होमो सेपियंस सेपियंस। अच्छा, एक और नाम बताओ, पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस, इसका एक और एग्जांपल नोट कर लो, पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस, ठीक है, पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस नोट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर तो फिर ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? प्लांट के केस में बहुत रेयरली ही इस्तेमाल होता है, ज्यादा इस्तेमाल इसका ट्राइनॉमियल क्लास, ट्राइनॉमियल नोमेनक्लेचर का ज्यादातर इस्तेमाल वाइडली यूज्ड या वाइडली यूटिलाइज्ड, वाइडली यूटिलाइज्ड इन म्यूजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, इन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, वाइडली यूटिलाइज्ड इन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। क्लियर है सबको? क्लियर है? चलिए, ओके। अब आगे, अब कहानी आगे बढ़ रही है। भाई हमारे पास कई चीजें आ गई, ट्राइनॉमियल क्लासिफिकेशन भी आ गया, कुछ फॉर्म पूछे हैं, आईसीजेडएन का फुल फॉर्म बताइए, आईसीबीएन का फुल फॉर्म बताइए। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लास फुल फॉर्म भी है, यही नोट करा दे रहे हैं। आईसीजेडएन, आईसीजेडएन इंटरनेशनल यूनियन कहाँ है बाबू? क्या बात है, ज्ञानी हो यार आप। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, नोट किएगा, आईसीबीएन,
ICBN International Code of Botanical Nomenclature। ठीक है, फिर ICBN हो गया। अब इसके बाद आ जाएगा ICNP इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ प्रोकैरियोट्स। ICNP nomenclature of prokaryotes, nomenclature of prokaryotes, nomenclature of prokaryotes। ये है कुछ नाम। अब एक बार इससे टर्म निकलेगा, यहाँ जो देख रहे हो ना होमो सेपियन सेपियन, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। होमो सेपियन से नहीं, टार्टोनिम वर्ड से पूछा है क्वेश्चन। क्या पूछा है टार्टोनिम वर्ड से? पहले तो कई बार पूछा है टार्टोनिम किसे कहते हैं, टार्टोनिम्स। तो क्या है, जब स्पीसीज, जब क्या हो, स्पीसीज जेनरिक और स्पेसिफिक नेम क्या हो, दोनों सेम हो। व्हेन जेनरिक एंड व्हेन जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम both are same। जब जेनरिक और स्पेसिफिक नेम दोनों ही सेम हो जाए, जेनरिक और स्पेसिफिक नेम दोनों ही सेम हो जाए, टार्टोनिम कहा जाएगा। टार्टोनिम कहा जाएगा। जेनरिक और स्पेसिफिक नेम दोनों सेम हो जाए, टार्टोनिम कहा जाएगा। टार्टोनिम कहा जाएगा जब जेनरिक और स्पेसिफिक नेम दोनों सेम हो जाए, टार्टोनिम कहा जाएगा। जैसे बाइसन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बाइसन 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 का जूलॉजिकल नाम होगा बाइसन बाइसन बाइसन। रुक जाओ भाई, लिख लेने दो। मेलस, मेलस क्या है? मेलस मेलस अब बात भी बताओ। किससे किया गया रिजेक्ट? चलो, आप लोग समझ गए आपकी बात। जैसे कोबरा को नाजा नाजा बोला जाता है, कोबरा को क्या बोला जाता है? नाजा नाजा नाजा। हालांकि कोई नहीं चाहता कि तुम आ जा, कोई चाहता है कोबरा को आ जा, लेकिन नाम देखो नाजा 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 नाजा। जहाँ पे दोनों जेनरिक और स्पेसिफिक नेम दोनों क्या हो जाए, सेम है, उसको हम लोग क्या कहने लगेंगे? उसे हम लोग कहने लगेंगे भाई ये जो है हमारा टार्टोनिम है, टार्टोनिम है। अब हम बात करेंगे टाइपिफिकेशन पे। टाइपिफिकेशन पे हम फिर से चलेंगे भाई कलेक्शन की मुद्रा में। जब कलेक्ट करते हैं, जब प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं, हम यहाँ वापस चलेंगे, हम यहाँ वापस चलेंगे, आइए हम यहाँ वापस चलेंगे। जब ये कलेक्शन करने जाते हैं तो हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पैकेट्स बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के पैकेट्स बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के पैकेट्स बनाते हैं। सभी पैकेट्स का काम क्या है? एक्चुअली पैकेट्स का काम कुछ नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइज रखने का काम है। क्या है? ऑर्गेनाइज रखने का काम है। आइए वापस चलते हैं टाइपिफिकेशन पे। पैकेट्स बनाने की प्रोसेस को ही टाइपिफिकेशन कहते हैं। प्रोसेस को ही टाइपिफिकेशन कहते हैं। जो डिफरेंट पैकेट्स बनाने की, मोटी भाषा में बताऊं, रफ भाषा में बताऊं तो पैकेट्स बनाने को ही टाइपिफिकेशन कहा जाता है। अब क्या है टाइपिफिकेशन, इसके बारे में कितने प्रकार का टाइपिफिकेशन होता है ये देखने जाते हैं, ये देखने चलते हैं।
यहाँ पे सबका हो गया था। सीमा, अवयस, लावण्या, पेपर। हेडिंग लिखे टाइपिफिकेशन, हेडिंग लिखे टाइपिफिकेशन। The process of assigning the permanent name to the samples collected. The process of assigning permanent name permanent name to the samples collected, comma लगाइएगा, to the samples collected, comma, according to the accepted rules of nomenclature, according to the accepted rules of nomenclature. Accepted rule of nomenclature. According to the accepted rule of nomenclature. Note that. हो गया ना? अब टाइपिफिकेशन में जो पहला पॉइंट आएगा भाई, आपने एक पैकेट लिया, आपने एक पैकेट खोला, इस पैकेट से आपने बहुत सारे लीव्स निकले होंगे। इस पैकेट सपोज करो बहुत सारे लीव्स निकलते हैं। सपोज करो इस पैकेट से बहुत सारे लीव निकले, आपने एक लीव को आधार मान के, एक लीव के गुणों के आधार पर, कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर आपने उस पूरे प्लांट का नामकरण कर दिया, पूरे प्लांट का नामकरण कर दिया अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर कर दिया भाई आपने। तो जिस जिस पैकेट से किया उस पैकेट को कहेंगे होलोटाइप, उस पैकेट को कहेंगे होलोटाइप। तो आपकी हेडिंग हो जाएगी होलोटाइप, आपकी हेडिंग हो जाएगी होलोटाइप। फिर से सुनिए, सैंपल इकट्ठा करके लिया, अब आपने पैकेट खोला, उसमें से कोई एक पैकेट, भाई एक ही पैकेट तो लेके आएंगे नहीं, बहुत सारे पैकेट बनाएंगे उसकी, करेंगे भी तो, मान ली खराब हो गया एक पैकेट तो दूसरे पैकेट से काम चल जाएगा, ऐसे बहुत सारे पैकेट लेके आते हैं। ठीक है, जब एक पैकेट को खोला उसमें से एक लीफ से आपने काम कर लिया, कुछ लीफ से काम कर लिया, चलो, तो जिससे आपने नेम दिया है, नॉमेनक्लेचर दिया है, उसको कहेंगे होलोटाइप, उसको कहेंगे होलोटाइप। द सिंगल स्पेसिमेन डेजिग्नेटेड बाय ऑथर फॉर नॉमेनक्लेचर, द सिंगल the single specimen, ठीक है, the single specimen designated by author for nomenclature, the single specimen designated by author for nomenclature, for nomenclature। for nomenclature, for nomenclature, ठीक है, सिंगल स्पेसिमेन जिससे नॉमेनक्लेचर किया जाए। अच्छा साथियों, ऐसे तो बहुत सारे पैकेट लेकर आए थे आप, ऐसे तो बहुत सारे पैकेट लेकर के आए थे। नाउ जो शेष बचे रह गए हैं पैकेट्स, अब इनको कहेंगे क्या, आइसोटाइप, इनको कहेंगे आइसोटाइप, डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप। इसमें भी तो सेम, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, अब ये जो क्या होंगे, ये तो सेम ही थे ना, सेम था, सेम था। तो होलोटाइप का डुप्लीकेट क्या कहा जाएगा, आइसोटाइप। क्या कहा जाएगा, आइसोटाइप।
समझ में आ रहा है ना? वो साहब, श्रीमान नवन्या विपन, समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? क्लियर है? डाउट क्लियर हो? इससे अनगिनत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आइसोटाइप क्या है? डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप। डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप इज कॉल्ड एज आइसोटाइप। अब मान लो आप लोग गए कहां, कहां गए? कलेक्शन में गए, आप लोग वहां से आए, नॉमेनक्लेचर दे दिया आपने, नॉमेनक्लेचर तो कर दिया आपने, कोई भी लीफ रैंडमली निकाले उसका नॉमेनक्लेचर किया, करके चले गए, जल्दीबाजी में थे आप। या फिर आपका पैकेट कहीं पे मिसप्लेस हो गया, कहीं पे मिसप्लेस हो गया, गायब नहीं, मिसप्लेस हो गया, अभी मिल नहीं रहा, तो फिर क्या होगा? इस कंडीशन में जब कोई भी होलोटाइप या आइसोटाइप डेजिग्नेट न किया गया हो, तब जो पैकेट ऐसे रैंडमली मिलता है हाथ में, चलो यही था, तो उसे कहेंगे लैक्टोटाइप, उसे कहेंगे लैक्टोटाइप। आई रिपीट, फिर से सुनो। आप गए, आए जल्दीबाजी में, आपने लीफ निकाली, तुरंत नॉमेनक्लेचर किया, आपने फ्री हो गए आप काम से। लेकिन न तो आपने होलोटाइप के पैकेट में होलोटाइप लिखा, बचे हुए को आपने आइसोटाइप भी नहीं लिखा, अब क्या करोगे? तो अब जो पैकेट बचा रह गया जिसपे कुछ लिखा ही नहीं है, when holotype or isotype not designated, then the packet, then the specimen is called as lactotype, then the specimen is called as lactotype। I hope कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। क्लियर हो रहा है? तो रॉ हैंड फीलिंग बता रहा हूं, ये किताब में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिख देगा। आप किताब उठा के देखिएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लिखा रहेगा, बहुत समझ में नहीं आएगा। प्लीज बी केयरफुल, इसको लाइन को कोट करिएगा। क्या लैक्टोटाइप है? लैक्टोटाइप। हाँ डियर गुरु, आप कुछ बोल रहे हैं कि आपकी आवाज आ नहीं रही है? अरे चलिए, तो लैक्टोटाइप क्या है? व्हेन नो होलोटाइप और आइसोटाइप डेजिग्नेटेड बाय आर्थर फॉर नॉमेनक्लेचर, देन द स्पेसिमेन इज कॉल्ड एज लैक्टोटाइप। कितना आसान है। लेकिन यह तब होगा जब आप पीएचडी में गए होंगे जंगल में, उसको महसूस किया होगा लैक्टोटाइप पर। लैक्टोटाइप पे आपने सोचा होगा 10 मिनट, आखिर कहते किसे? किताब में तो बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज दी हुई है। आप लोग देख लेना, अपनी एमएससी किताब उठा के देख लेना, बॉटनी किताब में लैक्टोटाइप का क्या डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है? तो लैक्टोटाइप क्या है? लैक्टोटाइप when when no when no holotype or isotype is designated by the author for nomenclature, by the author for nomenclature, then the specimen is called as lactotype, then the specimen is called as lactotype। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है? चलिए, लैक्टोटाइप के बाद क्या शुरू किया जाएगा? नियोटाइप। क्या होगा? नियोटाइप। जब क्या होगा? सारे स्पेसिमेन आपके गायब हो गए, कौन चुरा ले गया, आपने लैब में रखा, कोई एजेंसी बस साफ कर गया। जाओ, बहुत गए थे ना, मुझे नहीं खिलाए चाउमीन जंगल जाते समय, चलो आज तुम्हारे सारे स्पेसिमेन गायब। When all the collected specimen are lost, then क्या होगा? फिर से जाएंगे आप और वहां से जो थोड़ा बहुत कलेक्ट करेंगे, या फिर साथ में कोई कोई उससे मिलता जुलता कलेक्ट करके लाए होंगे, वो क्या होगा? नियोटाइप। वो क्या होगा? नियोटाइप।
क्या होगा? नियो टाइप। हाँ वैसा आप कुछ कह रहे थे आप। अच्छा, क्या दिया? नियो टाइप। जब नया ले रहे हैं तो नियो टाइप, जब नया लेगा तो नियो टाइप। छोटे बच्चे नए कपड़े पहनते तो निया कपड़ा। when the when all the collected specimens are lost, when all the correct collected specimens are lost, then the specimen chosen for nomenclature, when the new specimen, when then the new specimen chosen for then the new specimen chosen for the nomenclature process is called as neotype, is called as neotype, is called as neotype। ठीक है, is called as neotype। अब बात आएगी सिन टाइप पे, बात आएगी सिन टाइप पर। सिन टाइप। अच्छा, आप लोगों ने बात किया था कोचिंग सेंटर से, वो लोग को टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं या नहीं? प्रैक्टिस से लॉन्च कर रहे हैं कि नहीं? अच्छा अच्छा, मैंने तो बात किया, वो लोग अभी इंटरेस्टेड नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद लॉन्च करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्रिपेयर करके। आप लोग जुड़ेंगे? आप लोग जुड़ेंगे तो इस पे टीचमेंट पे लॉन्च करते हैं या आपको ऐप डेवलप कराएं? ऐप में तो हो सके समय लग जाए। आप लोग टीचमेंट से जुड़ जाएंगे क्या? टीचमेंट ऐप है एक, ठीक है, आप लोग टीचमेंट डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ठीक है, तो टीचमेंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें मेरा मोबाइल नंबर डालिएगा, वही जो आपको मैंने बताया हुआ है। ठीक, 9717526429 वाला। फिर मैं लिंक भेज भी दूंगा, ग्रुप में लिंक भेज दूंगा आज ही। जुड़िएगा, फिर वहां पे हम लोग टेस्ट लेंगे। टेस्ट क्या मतलब, प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस कराएंगे। क्या रखी जाए फीस में, क्या फीस रखी जाए भाई? ओ ऐसा हो, क्या आइडिया? मैंने मुझे ऐसा कोई है, इसकी क्या फीस थी? उसके बाद वो ऑफर वगैरह चल, ऑफर वगैरह चला, इतना कॉस्टली नहीं रखेंगे, इतना costly। हमारे छोटे मतलब स्टूडेंट भी पढ़ते हैं ना, ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर, मैं ऐसा रखूंगा कि अफोर्ड कर सको आप लोग। ठीक है, अफोर्डेबल रखेंगे, सभी लोग जुड़ सकें, इसीलिए अफोर्डेबल रखेंगे। ऐसे मतलब कि टैन या ऐसा नहीं कुछ रखेंगे। ठीक है, क्या करते हैं, 1800 2000 कर ले, ठीक रहेगा। ठीक है, चलो। सॉरी, कुछ किसी किसी को दिक्कत तो नहीं? किसी को दिक्कत? ओएस ओएस सीमा विपन नवन है, अफोर्डेबल है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? 2000 में किसी को दिक्कत तो नहीं है? ये चल क्या रहा है? तो ये चल क्या रहा है, यही तो है। आप आओगे बैठोगे तब क्लास में। लंबी सांस नहीं, बोलो, मुझ पे भरोसा रखो, क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। हाँ, मुझे बता दिए, थैंक यू सो मच, मैं जुड़ जाऊंगा काम पे लगे। ठीक है, आप लोग ना और टीचमेंट डाउनलोड कर लेना, हम उसको
पूरे कोर्स का सबको बता देना, 2000 रुपीज रखा गया है, उससे ठीक रहेगा। जिसको जुड़ना हो आसानी से जुड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और उसी नंबर पे यूपीआई कर देना, आसान रहेगा। ठीक है, सेंड टाइम। और कब शुरू करें? तीन 2 या 3 तारीख से करें क्या? 3 4 4 तारीख से शुरू करें, तब तक से। चलिए भाई, सिन टाइप की बात करें। जब सब कुछ नष्ट हो गया, कुछ बचा ही नहीं, तो इलेक्ट्रोटाइप कुछ बचा नहीं तो कुछ भी पढ़ाओ, कुछ भी बोलो, इन लोगों को कुछ। नियो का मतलब जब सब लास्ट हो चुका है तो नियो, सब लास्ट हुए तो नियो। लेकिन जब हम गए सेवरल कलेक्शन करते हैं, हम जाते हैं तो एक पैकेट थोड़ी उठा के लाते हैं, एक सैंपल थोड़ी बनाते हैं। वन ऑफ द सेवरल, बहुत सारा कलेक्ट करके लाते हैं। उसमें से अगर किसी एक को निकाले कि चलो ठीक है ये भी काम कर जाएगा, चलो ठीक है ये भी काम कर जाएगा, क्या मतलब है? सुनो, सीन सीन टाइप बहुत इजी है। देखो, हमने बहुत सारे पैकेट बनाए, हमने बहुत सारे पैकेट बनाए, हमने बहुत सारे क्लिक पैकेट बना दिए, ठीक है। अब ये बहुत सारे पैकेट जो है हमने बना दिए। क्या हुआ, आप जल्दीबाजी में आए, आपने सैंपल निकाला और तुरंत आपने नॉमेनक्लेचर करके फ्री हो गए। लेकिन उस दौरान आपने गलती की, न तो आपने होलोटाइप डेजिग्नेट किया, न तो आपने होलोटाइप डेजिग्नेट किया, नहीं आपने कोई और चीज की। उस दौरान आपने यह भी नहीं डेजिग्नेट किया कि कौन सा पैकेट को लैक्टोटाइप बनाया जाए, लैक्टोटाइप भी नहीं बन सकता। इस स्थिति में सिन टाइप बनता है, इस स्थिति में सिन टाइप बनता है। वन ऑफ द सेवरल स्पेसिमेन, वन ऑफ द सेवरल स्पेसिमेन, देखो, वन ऑफ द सेवरल स्पेसिमेन cited, one of the several specimens cited when no, when no, देखो no green से हो गया अपने आप, when no any holotype it designated, holotype is designated by author, by author। इसमें से वन ऑफ द सेवरल, बहुत सारा रखा है, किसी एक से कर लो, उसको कह दो सिन टाइप। क्यों? क्योंकि आर्थर ने कुछ डिसाइड ही नहीं किया। और तब ये डिसाइड कौन कर रहा है? ये डिसाइड कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है। अब तक क्या था, आर्थर खुद ही कंफ्यूज था। मेरी बात ध्यान से सुनिए, लेक्टोटाइप में होलोटाइप, होलोटाइप और आइसोटाइप डिजिग्नेट नहीं किए गए थे, ठीक। लेकिन बाकी लैक्टोटाइप बनाया किसने था? उसी आर्थर ने बनाया था, क्योंकि गलती उससे हुई थी। नियो टाइप में क्या हुआ, ऑल द कलेक्टेड किसी ने चुरा लिया तो नियो हो गया। लेकिन सिक टाइप में आर्थर काम करके खत्म हो गया है, मर मिला गया, गायब हो गया। फिर क्या हुआ, कोई दूसरा बाद में रिसर्च करने वाला है, उसे ना कि यार देखो ये साहब ने तो नामनक्लेचर कर दिया, लेकिन उन्होंने ना कोई होलोटाइप डिजिग्नेट ही नहीं किया है, पैकेट तो रखे हुए हैं उनके, होलोटाइप तो बताया ही नहीं उन्होंने। जब होलोटाइप उन्होंने नहीं बनाया, तब क्या होगा, होलोटाइप नहीं बनाया तो अब आप किसी को भी उसमें से चूज करोगे जो सिमिलर दिख रहे होंगे, इसको चूज करोगे। जब वन ऑफ द सेवरल स्पेसिमेन साइटेड, सपोज करो इसको चूज कर लिया आपने, इसको चूज कर लिया आपने, देन इट इज कॉल्ड एज सिन टाइप, देन इट इज कॉल्ड एज सिन टाइप। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि यह काम उस आर्थर ने तो नहीं किया, किसी तीसरे व्यक्ति ने सिन टाइप का डिजिग्नेशन। क्लियर हुआ? सीमा, कंफ्यूजन है फिर से बताएं। लावण्या, विपन, ओवैसा, नहीं विपन स्लो बोला आपने, सब सही नहीं है। ठीक है, क्लियर? देखो फिर से सुनो, क्या हुआ, मैं मैं नहीं दी, कोई अच्छे दूसरे का बताओ, ठीक है। मेरे पहले कोई थे व्यक्ति, वो सैंपल कलेक्ट करने गए थे जंगल, कलेक्ट करके ले आए, सेवरल पैकेट्स रखे हुए थे, उन्होंने काम किया, भूल गए, फिर उनका ट्रांसफर हो गया, वो चले गए, और ऊपर नहीं मतलब कहीं और चले गए, ठीक है, ट्रांसफर हो गया। फिर जब मैं काम करने बैठा कि चलो देखते हैं सर ने क्या ले आया था वहां से कलेक्ट करके, तो हमने सेवरल में से, अरे सर ने तो कोई होलोटाइप पैकेट तो लिखा भी नहीं है, तो जब होलोटाइप नहीं लिखा तो आइसोटाइप भी नहीं बना होगा, आइसोटाइप बना नहीं है तो उन्होंने डिसाइड भी नहीं किया होगा इलेक्ट्रोटाइप क्या है, चोरी हुआ नहीं है तो नियोटाइप हो ही नहीं सकता। तो बचा क्या, फिर जब मैं सेलेक्ट करूंगा वन ऑफ द सेवरल स्पेसिमेन साइटेड when no holotype is designated by Arthur is called as sin type, is called as sin type। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब मान लो हमने हमने ये किया,
लेकिन हम अपनी सुरक्षा के लिए क्या करें, कभी कभी क्या होता है कि इससे इस स्पेसिमेन से भी सिंगुलैरिटी मिल रही होती है, थोड़ा इससे भी मिलेगी। अगर मान लो इससे मिलने लगे तो वन एडिशनल स्पेसिमेन साइटेड, along with the holotype, along with the holotype या along with the original description, not in the holotype, पैराटाइप उसे कहेंगे पैराटाइप। हेडिंग होगी पैराटाइप, हेडिंग होगी पैराटाइप। देखो ये थोड़ा टाइम तो लेता है लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग। और हरमीत को कह दीजिएगा कि वीडियो लेक्चर ध्यान से सुने, अगर वो वीडियो लेक्चर ध्यान से सुन रही है बिटिया, और इसी में सब कुछ आएगा, इसी में धीरे धीरे सब कुछ आएगा। रिलैक्स, लंबी सांस लेते रहें, ठीक है। उससे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कम बनेगी, टेंशन कम होगा, एंजाइटी कम होगी, ठीक है। पैराटाइप, पैराटाइप की बात होगी। चलो ये पैराटाइप क्या मतलब, वन ऑफ दी या एडिशनल वन एडिशनल one additional specimen cited along with the original, one additional specimen cited along with the original, ठीक है, along with the original description, not in the holotype, holotype के अलावा, not in the holotype, not in the holotype, not in the holotype, not in the holotype, ठीक, ये नोट करिए, ये है पैराटाइप। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स, अब हमने बात कर लिया नॉमेनक्लेचर के बारे में, आइडेंटिफिकेशन के बारे में, फिर बात कर लिया हमने नॉमेनक्लेचर के बारे में। अब हम मूव करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, मूव करेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में। चलिए क्लासिफिकेशन की शुरुआत करें। रेडी है, क्लासिफिकेशन हो गया, यहां तक हो गया। बाकी मेरे वतन के लोगों, चलिए बात करने जा रहे हैं हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन, प्लांट मत करो, क्लासिफिकेशन बस। क्लासिफिकेशन, ऐसा क्लासिफिकेशन बता देता हूं कि जिंदगी भर के लिए मजा आ जाए, मतलब दोबारा किताब पढ़ने की जरूरत ना पड़े, चाहे वो जूलॉजी के हो, बॉटनी को, आई डोंट केयर, सबका एक ही है, ठीक है। क्लासिफिकेशन का बंटवारा नहीं पड़ता। चलिए भाई, तो सबसे पहले शुरुआत कहां से करेंगे भाई? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है क्लासीफाई, क्लासीफाई। अब क्लासीफाई किसके आधार पर किया गया? जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला जो क्लासिफिकेशन था वो था टू किंगडम सिस्टम, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? किसने दिया था? कैरोलस लीनियस साहब ने, कैरोलस लीनियस साहब ने। कैरोलस लीनियस ने दिया था, ठीक है। बाय कैरोलस लीनियस, बाय कैरोलस लीनियस। क्या हुआ इसमें, क्या कहा गया? कहा गया कि एक तो ये लिख लेना 1735 में, ये कब कहा था? 1735 में, 1735 में इन्होंने प्लांटी वेरेनिका दो किंगडम बनाए, दो किंगडम इन्होंने बनाए थे, किंगडम वन, किंगडम वन और किंगडम टू।
पूरे जितने जीव थे उसको दो ही भागों में उन्होंने बांटा। ऐसे करो कि अगर ऑर्गेनिजम्स लिख दें तो ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया, किंगडम 1 और किंगडम 2 में बांट दिया। ये जो किंगडम 1 था इसको उन्होंने प्लांटी कहा और इसको एनिमेलिया था। इसको प्लांटी, इसी को एनिमेलिया। ऐसा क्लासिफिकेशन है कि हर समय काम आएगा। अब 2 के बाद 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 2 के बाद 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, अर्नेस्ट हेकल के द्वारा, अर्नेस्ट हेकल के द्वारा दिया गया 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। by Ernst Haeckel, by Ernst Haeckel। इन्होंने क्या किया, प्लांटी एनिमेलिया तो पहले से था, एक तीसरा किंगडम इसमें और ऐड कर दिया, वो था प्रोटिस्टा, वो था प्रोटिस्टा, वो था प्रोटिस्टा। ये भी इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने भी कुछ नहीं मजेदार चीज, इन्होंने भी ऑर्गेनिजम्स को, पहले से क्या था सीमा, पहले से था अपने पास, वेरी गुड, पहले से किंगडम 1 में था प्लांटी, किंगडम 2 में था एनिमेलिया, और किंगडम 3 में था प्लांटी, एनिमेलिया और तीसरा था प्रोटिस्टा। इसमें इन्होंने तीसरा जो ऐड किया, न्यू जो ऐड किया वो था प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, ठीक है। यही इन्होंने नया ऐड किया था, यही इन्होंने नया ऐड किया था, थोड़ा सा और शानदार तरीके से नया ऐड हुआ ना प्रोटिस्टा। उस दौरान प्रोटिस्टा में क्या क्या आते थे, उस दौरान प्रोटिस्टा में वह सभी जीव आते थे जिसमें टिश्यू नहीं पाया जाता था, वह सभी जीव आते थे जिसमें टिश्यू नहीं पाया जाता था। अब ऐसे कौन से जीव है जी, Career includes all those organisms which include all those organisms which include, क्या क्या इंक्लूड किया, all those organisms which include या which do not have, which do not have tissue organization, which do not have tissue organization, जिसपे टिश्यू का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था उसको इन्होंने इंक्लूड किया, उसको इन्होंने इंक्लूड किया। ठीक है, उन सभी को किया जिसपे, अब इसमें कौन कौन से आ गए भाई, प्रोटिस्टा में इसमें आ जाएंगे, देखो इसमें कौन कौन से आ गए, इसमें आ जाएंगे एल्गी, एल्गी में नहीं था, एल्गी, फंजाई, फंजाई एंड बैक्टीरिया। फॉर एग्जांपल एल्गी, फंजाई एंड बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल एल्गी, फंजाई एंड बैक्टीरिया, ये हमारे इसमें आ जाएंगे।
बाद में किसी किंगडम को डिवाइड किया कोपलैंड ने, यानी इस ये जो थर्ड किंगडम था इसी को कोपलैंड साहब ने डिवाइड करके लोअर प्रोटिस्टा और हायर प्रोटिस्टा बना दिया। लोअर प्रोटिस्टा देखो इसी फोर्थ किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का है गिवन बाय कोपलैंड, गिवन बाय कोपलैंड। हो गया है यहां तक। टू किंगडम, थ्री किंगडम, फोर किंगडम, फिर फाइव किंगडम हम चलेंगे। इतना ऐसा क्लासिफिकेशन है, अलग अलग किताबों में आपको खोजना पड़ेगा। यहां से पढ़ लोगे, जो पीडीएफ बना लोगे, नोट बना लोगे, हमेशा के लिए हो जाएगी, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वैसे पढ़ते रहना। हो गया सीमा, डन। चलो भैया आगे, फोर्थ किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फोर्थ किंगडम किस कलर से लिखा जाता है? ग्रीनिश नहीं, एलोइस। फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें देखिए किसने दिया था? कोपलैंड साहब ने दिया था। प्रपोज्ड बाय कोपलैंड। ही डिवाइड प्रोटिस्टा किंगडम into lower and higher, into lower and higher protista। लोअर एंड हायर प्रोटिस्टा, ठीक है। इन्होंने लोअर और हायर, गुड इवनिंग अंशिका, लोअर एंड हायर प्रोटिस्टा। यही आगे चल के ये जो लोअर, अब ऐसे करके अगर हम लिखें, अगर हम प्रोटिस्टा लिख दें, प्रोटिस्टा लिख दें, ये प्रोटिस्टा दो हिस्सों में बटा, एक होगा लोअर, लोअर प्रोटिस्टा, एक होगा हायर प्रोटिस्टा, ठीक है। यही लोअर प्रोटिस्टा आगे चल के मोनेरा कहा गया, लेटर ऑन नेम्ड एज मोनेरा। और ये हायर प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा ही रहा, हायर प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा ही रहा, ठीक है, हायर प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा ही रहा। तो फोर किंगडम सिस्टम में आया क्या? इस मोनेरा में क्या क्या रखा गया? इस मोनेरा में उन सभी जीवों को रखा गया है जो कि क्या थे, उन सभी जीवों को रखा गया जिनमें कोई टिश्यू सिस्टम नहीं पाया जा रहा था, जिनमें कोई टिश्यू सिस्टम नहीं पाया जा रहा था, जैसे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, यही थे। इस इंक्लूड्स बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। अब जरा फोर्थ किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में देखो, चार किंगडम थे कौन कौन से, वो चार किंगडम थे कौन कौन से? किंगडम वन, वैसा आप बताएंगे किंगडम वन में क्या लिखें? वेरी गुड, बस ठीक है। प्लांटी विपन बताएंगी किंगडम टू में क्या लिखें? वेरी गुड, एनिमेलिया। नवन्या, मोनेरा ना। अब ये प्रोटिस्टा ही रहा, ये क्या रहा? प्रोटिस्टा ही रहा, ये रहा क्या? प्रोटिस्टा रहा। अभी क्लियर है सबको? क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? चलिए ये रहा प्रोटिस्टा। अब बात करेंगे हम लोग इसके बारे में। अब बात करें हम लोग विटेकर के फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।
4 के बाद आएगा क्या, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आएगा, ठीक है। हेडिंग होगी 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए सारे डाउट क्लासिफिकेशन के आपके दूर हो जाएंगे, सारे डाउट क्लासिफिकेशन के आपके डाउट दूर हो जाएंगे। क्यों दूर हो जाएंगे, क्योंकि भाई अब तो एक साथ पढ़ लिए, 2 पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए और 5 पढ़ लिए, ये सारे एक जगह आ गए, आपकी नोट्स में एक जगह आ गए। जब ये चीजें आपकी नोट्स में आ जाएंगी तो आपको चीजें आसान हो जाएंगी। बार बार आपको अलग अलग किताबों में ये दिया हुआ है, अलग अलग किताब एक जगह। सॉरी सीमा, माइकोलॉजी में आपने पहले पढ़ा है, क्योंकि अभी जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं तो उनको भी तो पढ़ाना है, और आप लोग का रिवाइज भी हो जा रहा है, आप लोगों का रिवाइज भी हो जा रहा है। ठीक है, 5 इंडियन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय को विटेकर। हाँ, अच्छा आरएच है कि एएच है? आरएच विटेकर, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, आरएच और एएच में हम कंफ्यूज रहते हैं। प्रपोज्ड बाय विटेकर, प्रपोज बाय विटेकर। ईयर बताए थे कि नहीं इसमें, ईयर नोट कर लो। 1990, सॉरी 1969, 1969, 1969, 1969, इन 1969, 1969 में बताया, ठीक है। अच्छा इसमें क्या क्या आ गया, किंगडम वन में क्या आएगा, किंगडम वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, बताओ भैया, एक एक करके बताओ लिखिए। किंगडम वन क्या होगा, किंगडम वन, अब मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया, चार का जो क्रम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, ए प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया, 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 ठीक है। प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया। अब हम बात करेंगे प्लांट के क्लासिफिकेशन बारे में, लेकिन इससे पहले 1990 में आ गया उसका क्लासिफिकेशन, उसका क्लासिफिकेशन उन्होंने किंगडम को हटा के उसके जगह पे साम्राज्य को, जो डोमेन सिस्टम ले आए, उसका डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसका डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाय ऊस, WESE, 1990 जरूर लिखिएगा, 1990, ठीक है। 1990 का वह वक्त, 1990 का वह वक्त, हम लोग क्या कर रहे थे उस दौरान, कारगिल का, कारगिल तो हुआ था, बांग्लादेश कभी हुआ होगा, चलिए तो भाई बधाई हो। हम लोग बढ़िया, अच्छा है, नाइस सेंस ऑफ ह्यूमर, हम लोग पैदा हुए थे सर। चलिए, डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाय यूज, उन्होंने क्या किया, डोमेन का मतलब क्या है, साम्राज्य, डोमेन का मतलब क्या होता है, साम्राज्य, ठीक है, एम्पायर, डोमेन का मतलब होता है साम्राज्य या एम्पायर। डोमेन मीन्स एम्पायर, डोमेन मीन्स एम्पायर, ठीक है, डोमेन का मतलब होगा एम्पायर। डोमेन का मतलब है एम्पायर। अब इन्होंने तीन डोमेन बताए, उन्होंने मुख्यतः
डोमेन 3 बताए, एक बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया। बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया, इनके आधार पे पूरा जो दुनिया है, पूरे जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, 3 डोमेन में बटे हुए हैं। 3 डोमेन में सारे ऑर्गेनिजम्स किसमें बटे हुए हैं? ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म बटे हुए 3 डोमेन में। डोमेन 1 जिसे कहते हैं बैक्टीरिया, आर्किया बैक्टीरिया, डोमेन 1, आर्किया डोमेन 2, बैक्टीरिया और डोमेन 3 आर्किया बैक्टीरिया और डोमेन 3 में आ जाएगा हमारा आर्किया बैक्टीरिया और डोमेन 3 में क्या आ जाएगा जी? यूकैरिया। डोमेन 3 में क्या आ जाएगा? यूकैरिया, यूकैरिया, यूकैरिया। देखो बैक्टीरिया तो ठीक है, यूकैरिया में यूकैरियोट्स, लेकिन आर्किया, आर्कियो बैक्टीरिया से क्वेश्चन पूछा है कि आर्कियो बैक्टीरिया, आर्किया किसे कहते हैं? एक्चुअली आर्कियो बैक्टीरिया उन ऑर्गेनिजम्स कहते हैं जो थ्राइव करें, सरवाइव कर रहे हायर टेम्प एक्सट्रीम वेदर में, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में। All those organisms are included in archaea which have no cell wall, have similarity with bacteria but they are different in 16S RNA. In spite of this, या in addition to this, they have ability to survive in higher या extreme environment. अब इसको समराइज करके लिखो तब तो समझ में आएगा, एक लाइन में समझाने से थोड़ी आएगा। देखो आर्की बैक्टीरिया में होगा क्या, नोट कर लिया ना? यहाँ तक हो गया ना? पेज चेंज करो। देखो आर्किया में किया क्या गया, कोई पूछे कि भाई आर्किया किसे कहते हैं, आर्किया किसे कहते हैं, तो जॉर्ज जॉर्ज वुश ने क्या किया, अपने साथी फ्रैंक के साथ मिलकर, सॉरी वुश और साथी फ्रैंक फॉक्स, वुश एंड फॉक्स कहते हैं, वुश एंड फॉक्स, एक उनके मित्र थे वुश, एक वुश थे और उसके साथी थे फॉक्स, वुश एंड फॉक्स, and Fox separate a domain from bacteria, on the basis of 16S rRNA, 16S rRNA. Separate archaea domain, on the basis of 16S rRNA differences. ठीक है, इन बिटवीन बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिज्म, जो 16 बैक्टीरिया क्यों अलग कर दिया है बैक्टीरिया आर्किया से, क्योंकि बैक्टीरिया का 16S rRNA और जो आर्कियन ऑर्गेनिज्म थे उनके 16S rRNA में डिफरेंस था। ठीक है, डिफरेंसेस, ठीक है। अब क्या बना आर्किया इंक्लूड दोज ऑर्गेनिजम्स, आर्किया includes those organisms have ability to survive, कई बार थ्राइव शब्द THRIV शब्द का भी इस्तेमाल किया है, एबिलिटी टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, ठीक है। दो ऑर्गेनिज्म हैव एबिलिटी टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, ठीक है, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को क्या कहेंगे? आर्किया इंक्लूड। अब इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? देखो इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे जीव हो सकते हैं। जैसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट का पहले मतलब जानो, ऐसे फॉर एग्जांपल मिथेनोजेंस,
मिथेनोजेंस, जो मीथेन को जनरेट करे, मीथेन को जनरेट करे मिथेनोजन। CH4, who generate methane, who generate methane, मिथेनोकोकस बैक्टीरिया इसी का एग्जांपल है, ठीक है। और लिव इन ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट, लिव इन ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट, कैन लिव इन ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट, कैन लिव इन ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट। हाँ ठीक है, कैन लिव इन ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट, इसका एग्जांपल नोट करिएगा, मिथेनोकोकस बैक्टीरिया। मिथेनोजन, मिथेनोकोकस, मिथेनोकोकस बैक्टीरिया नहीं लगाएं तो अच्छा है, क्योंकि बैक्टीरिया से तो डिफरेंस कर रहे हैं। मिथेनोजन हो गया, उसके बाद देखो एसिडोफाइल या हेलोफाइल्स, देखो हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स और ऑर्गेनिज्म दैट कैन एबल टू सर्वाइव इन हाई सैलिनिटी, हाई सैलिनिटी, ठीक है, हाई सैलिनिटी, organism that can survive in ठीक है, survive in high salinity, high salinity, हेलो बैक्टीरियम, इसका एग्जांपल होगा हेलो बैक्टीरियम। अच्छा एसिडोफाइल भी तो होगा, एसिडोफाइल्स, the organism that can able to survive in acidic condition, acidic condition, उसे क्या कहेंगे, एसिडोफाइल्स कहेंगे, एसिडोफाइल्स कहेंगे। एक ऐसा बैक्टीरिया है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म पिक्रोफिलस, 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 PHILUS, फॉर एग्जांपल पिक्रोफिलस। साथियों यह पीएच 0 पर सरवाइव करता है। पीएच 0 जानते हैं किसका होता है, बैटरी के एसिड का। पीएच 0 किसका होता है, बैटरी के एसिड का। कैन सर्वाइव approximately same pH of battery acid। सोचो उस पे भी ये नहीं मर रहा है। पेनिसिलियम की बहुत सारी वैरायटीज हैं जो कि नहीं मरती, पेनिसिलियम स्पीशीज भी हो। हाँ हो गया। अब थर्मोफाइल्स, अब बात करेंगे हम लोग थर्मोफाइल्स को, बात करेंगे हम लोग थर्मोफाइल्स को। थर्मोफाइल्स का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे,
ऑर्गेनिज्म दैट कैन ग्रो ऑन हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, थर्मस एक्वाटिकस नहीं होता तो पूरा का पूरा बायोटेक्नोलॉजी ठप पड़ जाता है कि नहीं। थर्मस एक्वाटिकस नाम सुना है ना आप लोगों ने बायोटेक में? सुना? लावण्या, ओएस, थर्मस एक्वाटिकस नाम नहीं सुना? चलिए सुना है। चलिए थर्मोबाइल्स ऑर्गेनिजम्स that can survive on extreme high temperature. That can survive on extreme high temperature. ठीक है। अब that can survive on extreme high temperature, इसमें देखो ये हो जाएगा extreme high temperature. For example, thermus aquaticus, thermus aquaticus. इसमें स्टार लगाई गई, बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस बहुत इंपॉर्टेंट। थर्मस एक्वेटिकस ये तो हुआ दुनिया भर में यूज किए जाने वाले क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब हम बात करेंगे प्लांट के क्लासिफिकेशन के बारे में, प्लांट के क्लासिफिकेशन के बारे में। डिफरेंट तरह के आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तीन है। लेकिन तीन केवल नाम है, उसके अंदर बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। आर्टिफिशियल के अंदर बहुत हैं, नेचुरल के अंदर बहुत हैं, और फाइलोजेनेटिक के अंदर बहुत है। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। नाउ क्वेश्चंस आर वेलकम। किसी को कुछ पूछना हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ ओएस, आप कुछ कह रहे थे आप?